आज अपन बात करते हैं अपने कंसोलिडेशन वाले चैप्टर की, जो कि सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग में है और सीए इंटर में 21 और ऑनवर्ड्स के लिए ये एप्लीकेबल वीडियोस हैं। और इस कंसोलिडेशन वाले जो चैप्टर है उसका जो वेटेज रहता है एग्जाम में देखा जाए 15 से 20 मार्क्स तक का रहता है। तो कंसोलिडेशन में सर कौन कौन से टॉपिक है? कंसोलिडेशन में देखो, मैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है बच्चों को कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में वो है कंसोलिडेशन बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन, जिसके अंदर अपन को कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनानी होती है। उन क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, तो उन क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा, उनकी क्या शॉर्ट ट्रिक है, उनका क्या कॉन्सेप्ट्स है, वो आज अपन इन वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लगभग ये वीडियोस जो हैं वो 2-3 पार्ट में आपका पूरा कंसोलिडेट बैलेंस शीट के सारे क्वेश्चंस फ्रॉम आईसीआई स्टडी मटेरियल से और नवंबर 20 पेपर में जो आया हुआ क्वेश्चन है वो भी अपन सॉल्व करेंगे इधर। और उसी के साथ जो बचा हुआ कंसोलिडेशन में जितना भी जो पोर्शन बचेगा, जैसे कि मॉनेटरी इंटरेस्ट कंटिन्यूस पीरियड के लिए कैसे निकालेंगे, कंसोलिडेट पीएनएल अकाउंट कैसे बनाएंगे, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये जो 3 टॉपिक और बचते हैं वो 3 टॉपिक भी अपन इस वीडियो में आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। बट पहले हाल फिलहाल अपन बात करते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की, जो कि एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और हार्ड भी थोड़ा सा, लेकिन अब सिंपल ट्रिक हो जाएगी, आज के बाद कभी किसी को हार्ड नहीं लगेगा। देखो, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट ऑफ सब्सिडी कंपनी। आपको सब्सिडी कंपनी का क्या बनाना है? नेट स्टेटमेंट का स्टेटमेंट बनाना है, नेट असेट का स्टेटमेंट बनाना है सब्सिडी कंपनी का, जो कि आपका वर्किंग नोट नंबर 1 होगा। क्या होगा? वर्किंग नोट नंबर 1 होगा, जिसके अंदर 3 कॉलम होंगे, प्री होगा, पोस्ट होगा, टोटल होगा। टोटल का मतलब होता है बैलेंस शीट वाली वैल्यू। टोटल का मतलब क्या होता है? गिवन बैलेंस शीट की वैल्यू, जो गिवन बैलेंस शीट की वैल्यू है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है सर? इक्विटी शेयर कैपिटल लिखनी है। किसकी लिखेंगे सर? होल्डिंग कंपनी की या सब्सिडी कंपनी की? सर एक बात बताओ, मैंने आपको यहाँ पे एक वर्ड बताया, क्या बोला मैंने बोला कि अपन को सब्सिडी कंपनी का स्टेटमेंट बनाना है, तो अपन यहाँ पे जो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे वो अपन सब्सिडी कंपनी की ही तो लिखेंगे। अपन ऐसे थोड़ा है कि होल्डिंग कंपनी की लिखेंगे, अपन सब्सिडी कंपनी की लिखेंगे। और सब्सिडी कंपनी की लिखेंगे तो कौन सी लिखेंगे सर? अपन लिखेंगे कौन सी वाली? जो अपन को बैलेंस शीट में गिवन है, जो अपन को क्या है बैलेंस शीट में गिवन है, वो वैल्यू लिखेंगे अपन यहाँ पे। आई बात समझ में? प्री साइड में अपन पोस्ट साइड में कुछ नहीं लिखेंगे, फिर अपन टोटल मतलब बैलेंस शीट में जो गिवन वैल्यू है वो की वो लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में। आई बात समझ में? मतलब कहने का मतलब क्या हो गया सर? कहने का मतलब ये हो गया कि आपका जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो आपको सर कहाँ लिखना है? आपको प्री साइड में लिखना है, ठीक है, पोस्ट साइड में आपको नहीं लिखना है, और टोटल साइड में लिखना है। आई बात समझ में? गिवन इक्विटी शेयर कैपिटल लिखनी है, ठीक है। फिर अपन को क्या करना है सर? जो भी जनरल रिजर्व है, जो भी प्रॉफिट है, जो भी लॉसेस हैं, जो भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, जो भी फिक्टिशियस असेट्स जो अपन को बैलेंस शीट में गिवन है सब्सिडी कंपनी की बैलेंस शीट में जो भी चीज गिवन है उसका अपन को इन रिजर्व एंड सरप्लस जो है, जो ये 4 चीजें हैं, ये जो 4-5 चीजें हैं, इन 4-5 चीजों का अपन को क्या लिखना है सर? प्री पीरियड का ओपनिंग बैलेंस लिखना है। प्री पीरियड का क्या लिखना है सर? अपन को ओपनिंग बैलेंस लिखना है। प्री पीरियड का ओपनिंग बैलेंस लिखना है, और अपन को जो बैलेंस शीट में वैल्यू गिवन है वो अपन को यहाँ लिखनी है। जो बैलेंस शीट में वैल्यू गिवन है वो अपन को यहाँ लिखनी है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखना है, और जो दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सर अपन को यहाँ पे लिखना है। आई बात समझ में? यस सर, आ गई बात समझ में? क्लियर? अपन अभी एक क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और ये नोट्स, अगर आपको इन नोट्स को एक्सेस करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्री साइड का आपको क्या करना है सर? टोटल करना है। प्री साइड का टोटल हो जाएगा, पोस्ट साइड का टोटल हो जाएगा, और ऐसे आपको टोटल साइड का टोटल हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है सर आपको? अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि डिविडेंड पेड हुआ है तो आपको डिविडेंड क्या करना है सर? आपको पोस्ट साइड में जोड़ना है, प्री साइड में नहीं जुड़ेगा। आई बात समझ में? ऐसे अगर सर बोनस भी पेड हुआ है तो बोनस भी सर आपको कहां जोड़ना है? पोस्ट साइड में जोड़ना है, प्री साइड में नहीं जोड़ेगा। और आपका सर क्या आ जाएगा? फिर टोटल करना है। और अगर सर कभी कभार अगर आपको क्वेश्चन वाला कह दे कि वहां पे मिड ईयर एक्विजिशन इट मींस कि उसने फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग होने से ही एक्वायर नहीं करा, उसने आपके फाइनेंशियल ईयर चालू होने के बाद मिड ईयर एक्विजिशन करा, मतलब जुलाई में करा, अगस्त में करा, बीच में करा है, तो सर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो टोटल है, इस टोटल में आपको डिवाइड करना है 12 का, मल्टीप्लाई करना है सर आपको पोस्ट पीरियड से। किस पीरियड से सर? आपको पोस्ट पीरियड से डिवाइड करना है आपको।
जैसे ही सर आप पोस्ट पीरियड से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा उसको तो आप यहाँ पे कर देना माइनस और यहाँ कर देना सर ऐड, तो आपके पास आ जाएगा सर क्या, फिर टोटल कर देना वापस। आई बात समझ में? यस सर। नहीं आ रही होगी थोड़ी बहुत बातें समझ में तो वो अपन जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो अपन को और चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर अगर जो अपन ने डिविडेंड यहाँ पे पेड जो अपन ने ऐड किया था, अब उसको अपन को क्या करना है सर, माइनस करना है। वो माइनस कहां पे होगा, वो सर एज पर सोर्स माइनस होगा। अगर प्री में से दिया है प्री में से माइनस करना है, पोस्ट में से दिया है पोस्ट में से माइनस करना है। ऐसे सर जो बोनस अपन ने यहाँ पे ऐड किया था उसको माइनस करना है, वो भी एज पर सोर्स माइनस होगा। प्री तो प्री और पोस्ट तो पोस्ट में से माइनस करना है। क्लियर? यस सर। अब बात करते हैं सर अपन रिवैल्यूएशन की, प्रॉफिट की। अगर अपनी असेट्स को रिवैल्यूएशन करने पर अगर प्रॉफिट होता है तो सर वो अपने प्री में जुड़ जाएगा, लॉस होता है तो प्री में से माइनस हो जाएगा, लेकिन पोस्ट में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर सर सिंपल सी बात है प्रॉफिट होगा तो एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा और एडिशनल डेप्रिसिएशन सर हमेशा माइनस होगा। माइनस कहां से होगा सर, पोस्ट में से होगा। लेकिन सर अगर लॉस होगा तो मेरे को डेप्रिसिएशन में सेविंग होगी, अगर डेप्रिसिएशन में सेविंग होगी तो वो मेरा ऐड होगा पोस्ट में, लेकिन डेप्रिसिएशन का जो इंपैक्ट है वो सर प्री पीरियड में नहीं पड़ेगा। अब सर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, ये अपस्ट्रीम क्या होता है सर, अपस्ट्रीम का मतलब होता है कभी कभार सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी को कोई माल बेचती है तो जो वो माल है वो कोस्ट में कुछ प्रॉफिट ऐड करके बेचती है, तो वो जो प्रॉफिट है वो आपको क्लोजिंग स्टॉक के इक्वल आपको क्या करना है सर, माइनस करना है। और वो माइनस कहां से होगा सर, वो आपके माइनस होगा कहां से, पोस्ट पीरियड से माइनस होगा, प्री पीरियड में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। कौन सा प्रॉफिट है, अप स्ट्रीम वाला। कौन सा वाला, अप स्ट्रीम वाला। आई बात समझ में? यस सर। अब अपन बात करते हैं सर आगे, फिर टोटल करना है अपन को। टोटल करने के बाद अपन को होल्डिंग कंपनी में और सब्सिडी कंपनी में सर इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी में सर अपन को इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या यहां तक की बात समझ में आती है? तो सर अपन क्या इससे रिलेटेड एक सर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करें, सर अभी करेंगे ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। यस सर, अपन करते हैं एक चीज फटाफट से, तो जस्ट अ सेकंड सर कि अपन इस चीज को चालू करते हैं। तो गाइज अपन चालू करते हैं एग्जांपल नंबर 7। आपके ऐसे स्टडी मैट का क्वेश्चन है, ये एग्जांपल नंबर 7 फॉर मे 21 एंड ऑनवर्ड्स के लिए जो मॉड्यूल है उसके में एग्जांपल नंबर 7 है, और नवंबर 20 के लिए पता नहीं सर कौन सा एग्जांपल है, बट उस एग्जांपल में क्या है देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडी एस लिमिटेड ड्रॉन अप 31st March 2001, prepare a consolidated balance sheet as that date having regard to the following. Reserve and profit and loss account जो है वो 25,000 है और जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो 15,000 है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन की डेट पर, मतलब ऑन 1 अप्रैल 2010। इट मीन्स कि उसने जो एक्विजिशन करा है, जो उसने एक्वायर करा है बिजनेस, वो 1 अप्रैल 2010 को करा है, मतलब मिड ईयर एक्विजिशन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उसने जिस दिन उसने एक्वायर करा वो फाइनेंशियल ईयर की ओपनिंग डेट थी, और ओपनिंग डेट पे जो अपना रिजर्व एंड सरप्लस का जो ओपनिंग बैलेंस अपन को गिवन है। मशीनरी की बुक वैल्यू इतनी है, फर्नीचर की बुक वैल्यू इतनी थी, जो उसको रिवैल्यू किया गया इतने पर जब उसने उस एक्वायर करा बिजनेस को। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% एंड 15% है, ठीक है। और ये जो आपका बैलेंस शीट दे रखी है आपको 31 मार्च 2001 की, इसमें अपन को क्या बोला था मैंने, एस लिमिटेड की बैलेंस शीट देखनी है जिसके अंदर अपन को शेयर कैपिटल 1 लाख है, रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख है, ट्रेड पेबल 57,000 है, प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट 1,07,000 है, एंड अदर नॉन करंट एसेट 1,50,000 है। अब इसके नोट्स टू अकाउंट में देखते हैं, तो शेयर कैपिटल का मतलब है यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले तो सबसे पहले अपन को ये चेक करना है कि भैया क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है क्या, नहीं है सर, ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल है। और जो एस लिमिटेड की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, जो एस लिमिटेड की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है सर वो कितनी है, वो है सर अपने पास 1 लाख रुपए, ठीक है सर। यस, जो जनरल रिजर्व है वो अपन को बैलेंस शीट की डेट पर इतने गिवन है, और जो मशीनरी है वो इतनी है, फर्नीचर इतना है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इतना है, और शेयर इन एस लिमिटेड। सर इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है कि सर जो अपन ने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सर जो 1.5 लाख रुपए के जो एस की बैलेंस शीट में शो हो रखे हैं ना, एस की बैलेंस शीट में सर जो 1.5 लाख रुपए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट शो रखे हैं वो एच लिमिटेड मतलब होल्डिंग कंपनी ने करे हैं। होल्डिंग कंपनी ने 1.5 लाख रुपए में शेयर खरीदे हैं, 1.5 लाख रुपए में, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, 1.5 लाख रुपए में खरीदे हैं। मतलब उसने
1.5 लाख रुपए दिए हैं सब्सिडी कंपनी को, 800 शेयर्स ऑफ 200 रुपए ईच के, मतलब 1,60,000 रुपए के, 1,60,000 रुपए के शेयर्स खरीदने के लिए कंपनी ने, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी को 1.5 लाख रुपए दिए हैं। आई बात समझ में? अब सर अपन को सॉल्यूशन करना है। मैंने एक ही बात कही थी सर आपको, क्या करना है? सबसे पहले अपन को क्या बनाना है? एक स्टेटमेंट बनाना है, ऐसा स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट ऑफ सब्सिडी कंपनी का मैंने कहा था कि आपको एक स्टेटमेंट बनाना है, और उस स्टेटमेंट का फॉर्मेट सर मैंने बताया था, प्री, पोस्ट और टोटल। बताया था नहीं बताया था सर अभी? जस्ट ठीक है सर। सबसे पहले सर मैंने आपको उसके अंदर बताई थी एक चीज कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है कि इक्विटी शेयर कैपिटल किस कंपनी की? सब्सिडी कंपनी की, होल्डिंग कंपनी की? सर अपन स्टेटमेंट सब्सिडी कंपनी का बना रहे हैं तो अपन इक्विटी शेयर कैपिटल भी सब्सिडी कंपनी की लिखेंगे। तो सर सब्सिडी कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? सर सब्सिडी कंपनी की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो है सर 1 लाख रुपए। काम खत्म। तो सर अपन को 1 लाख रुपए यहां पे लिख दिया। क्या मैंने कहा था कि पोस्ट में कुछ आएगा? नहीं सर, आपने मना कर दिया था, पोस्ट में कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो टोटल कितना हो गया सर? 1 लाख और 1 लाख, 1 लाख यूं क्यों लिख दिया? आई बात समझ में? यस सर। फिर मैंने क्या बताया था सर? फिर अपन ने बताया था सर कोई भी जनरल रिजर्व हो, कोई भी पीएनएल हो, कोई भी लॉसेज हो, कोई भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो, कोई भी फिक्टिशियस असेट हो, तो वो लिखेंगे। तो सर जनरल रिजर्व है क्या क्वेश्चन में? यस सर है। देखो सर जनरल रिजर्व है क्या? ये रहा सर जनरल रिजर्व। कितना है सर अपन को? मतलब 75,000। ये कब का है सर? गिवन बैलेंस शीट डेट का है सर। ये कब का है सर? गिवन बैलेंस शीट डेट का। और मुझे कौन सा लिखना होता है सर? मुझे कौन सा लिखना होता है यहाँ पे? सर मुझे यहाँ पे लिखना होता है सर ओपनिंग बैलेंस। सर कौन सा लिखना होता है सर? ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है। तो सर ये ओपनिंग बैलेंस कहां से आएगा? सर ओपनिंग बैलेंस अपन को क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस गिवन है या नहीं है। क्या क्वेश्चन में अपन को ओपनिंग बैलेंस गिवन है या नहीं है? तो ये देखने के लिए सर सबसे पहले अपन को क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि क्या अपन को ओपनिंग बैलेंस गिवन है या नहीं है। ये देखो सर फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एस लिमिटेड स्टूड एट 25,000 and 15,000 ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। और जो डेट ऑफ एक्विजिशन है वो सर 1 अप्रैल 2010 है। इट मींस कि सर ओपनिंग डेट पर ही उसने एक्विजिशन करा और ओपनिंग बैलेंस ही अपने पास सर कितना गिवन है? 25,000 and 15,000। तो सर क्या अपन इतना ही लिख देंगे? यस सर, अपन ने जनरल रिजर्व ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को सर 25,000 and 15,000 लिख दिया। अब सर मैंने क्या बताया था? टोटल वाले कॉलम में क्या लिखना है सर? आपको गिवन बैलेंस शीट वाला अमाउंट लिखना है। तो देखो सर गिवन बैलेंस शीट में कितना अमाउंट गिवन है अपन को? गिवन बैलेंस शीट में 75,000 and 25,000 गिवन है ना? यस सर गिवन है। तो देखो ये अपन ने 75,000 and 25,000 लिख दिया। आई बात समझ में? फिर मैंने क्या बताया था सर? ओपनिंग में 25,000 था जनरल रिजर्व, क्लोजिंग में 75,000 है। इट मींस कि 50,000 एड ऑन हुआ है। यस सर 50,000 एड ऑन हुआ है, तो 50,000 एड ऑन कर दिया, मतलब जो कि पोस्ट पीरियड में आ गया। 15,000 था पीएनएल स्टार्टिंग में, लास्ट में 25,000 है, तो इट मीन सर 10,000 एड ऑन कर दिया। सर अब टोटल कर देंगे। यस सर टोटल भी कर दिया अभी अपन ने। ठीक है, टोटल कर दिया। टोटल करने के बाद सर फिर फॉर्मेट में यही था कि आपको डिविडेंड पेड ऐड करना है, बोनस पेड ऐड करना है। देखो क्या क्वेश्चन में डिविडेंड पेड और बोनस पेड के बारे में कह रखा है क्या? सर क्वेश्चन ने डिविडेंड पेड और बोनस पेड के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा। तो इट मीन सर अपन को अभी इस एडजस्टमेंट को क्या करना है सर? इग्नोर करना है। तो इग्नोर करना है तो मतलब सर 0 0 0 0 करना है। वही अपन को 1,40,000 और वही अपन को 60,000 लिखना है। ठीक है सर। फिर सर अपन को क्या करना होता है? टाइम एडजस्टमेंट करना होता है। होता है नहीं होता? सर मैंने ये फॉर्मेट आपको बता रखा है और आपको देखना है फॉर्मेट, तो ये लो सर, ये मैंने आपको फॉर्मेट भी दिखा देता हूं मैं आपको। ये रहा देखो सर, यही था स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल लिखनी पड़ी थी पहले, फिर जनरल रिजर्व था, प्रॉफिट था, लॉस था, प्रीमियरी एक्सपेंसेस था, फिक्टिशियस एसेट था, प्री पीरियड का ओपनिंग बैलेंस लिखते थे अपन इसके अंदर। ठीक है, फिर टोटल, फिर डिविडेंड पेड, बोनस पेड, फिर टाइम एडजस्टमेंट। टाइम एडजस्टमेंट कब करते थे सर? देखो सर टाइम एडजस्टमेंट कब करते थे? जब मिड ईयर एक्विजिशन हो। इधर देखो जहां मेरा कर्सर आ रहा है, मिड ईयर एक्विजिशन हो तब अपन टाइम एडजस्टमेंट करते थे। तो सर आप एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में कौन सा एडजस्टमेंट है? इस क्वेश्चन में सर कब एक्विजिशन करा उसने सर? उसने एक्विजिशन करा सर 1 अप्रैल को। इट मीन सर स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में उसने एक्विजिशन कर दिया। तो सर क्या टाइम एडजस्टमेंट होगा? नो सर टाइम एडजस्टमेंट नहीं होगा। इस कारण से सर अपन ने टाइम एडजस्टमेंट
नहीं करा। उसके बाद फिर अपन टोटल करते थे, यस सर, फिर अपन टोटल करते थे। देखो ये सर अपन ने यहाँ पे टोटल भी कर दिया। फिर क्या करते थे सर अपन फॉर्मेट में कि सर अपन डिविडेंड पेड माइनस करते थे। देखेंगे सर अपन फॉर्मेट भी देखेंगे। देखो सर अपन ने क्या करा था, फिर डिविडेंड पेड माइनस करा, बोनस पेड माइनस करा। तो सर इस क्वेश्चन में तो अपने पास ना तो सर डिविडेंड पेड है ना बोनस पेड है, तो सर अपन ने कुछ भी नहीं करा। आई बात समझ में? यहां तक की बात क्या समझ में आई या नहीं आई? यस सर, यहां तक की तो पूरी बात समझ में आ गई। मतलब सर आपको स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट को सामने रखना है और अपने क्वेश्चन को सामने रखना है और अपनी कॉपी में बनाते चलना है। आई बात समझ में? फिर सर अपन ने स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट में क्या देखा था सर? अपन ने देखा था रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऐड करना है, रिवैल्यूएशन लॉस माइनस करना है। तो सर इसमें क्या इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन लॉस है? सर वो क्वेश्चन पढ़ने पे पता चलेगा। यस सर है। मशीनरी की बुक वैल्यू और रिवैल्यू किया गया है यहाँ पे। तो सर मेरे को रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट तो बताओ सर। इस क्वेश्चन में तो है, लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको रिवैल्यूएशन समझ में ही नहीं आता। तो अपन रिवैल्यूएशन को कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और अपन अब रिवैल्यूएशन की कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि रिवैल्यूएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे हुआ है, उसको भी समझते हैं ना, उसको भी समझते हैं। देखो सर अपन अब रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं। रिवैल्यूएशन का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो रिवैल्यूएशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखते हैं। रिवैल्यूएशन देखो दो टाइप की रिवैल्यूएशन के बारे में लाइनें दे सकता है, बाय और वैल्यूड। ठीक है, पहले अपन बाय का सीखते हैं। बाय में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाय का में प्रॉब्लम कैसे नहीं होती? मैंने कहा कि 10,000 से मेरी मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई तो आप 10,000 डायरेक्टली ऐड कर दोगे। 10,000 से मेरी मशीनरी की वैल्यू गिर गई तो आप 10,000 डायरेक्टली माइनस कर दोगे। लेकिन सर वैल्यूड वाले में दिक्कत होती है। अपन को वैल्यूड वाले रिवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट में दिक्कत होती है। तो सर ये वैल्यूड वाला कॉन्सेप्ट कैसे सीखेंगे अपन? सर इजीली सीख सकते हैं वैल्यूड वाला कॉन्सेप्ट। कुछ भी नहीं है वैल्यूड वाले कॉन्सेप्ट को सीखने में। सर आपको करना क्या है? सर आपको एक ही चीज करनी है। पहले तो अपन देखते हैं कि अपने क्वेश्चन में क्या गिवन है। सर अपने क्वेश्चन में रिवैल्यूड गिवन है, सर वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है। तो सर अपन को पहले वैल्यूड वाला कॉन्सेप्ट सीखना है। और सर सीखना क्या है? देखो वैल्यूड वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जो गिवन बुक वैल्यू है, गिवन बुक वैल्यू को उसकी क्या निकाल लो सर? WDV निकाल लो। गिवन बुक वैल्यू की सर WDV निकाल लो। कहां तक की WDV निकाल लो सर? टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन तक की। लिखते चलना, गिवन बुक वैल्यू की WDV निकाल लो टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन तक की, और फिर उसे कंपेयर करो विद द अमाउंट दैट इज न्यू वैल्यू। और फिर उसे किससे कंपेयर करो सर? न्यू वैल्यू से कंपेयर करो। मतलब सर क्या बोला मैंने ये बोला कि आप क्या करो, जो गिवन बुक वैल्यू है आप उसकी WDV निकाल लो टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन, देन कंपेयर करो सर उसको जो अपनी न्यू वैल्यू है उस WDV को। तो सर अपने जैसे पास मशीन है, मशीन की गिवन बुक वैल्यू है सर 1 लाख रुपए, और अपन सर इसकी क्या निकालेंगे? WDV निकालेंगे टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन। सर डेट ऑफ एक्विजिशन तो सर 1 अप्रैल है। इट मीन सर इस पे अपन डेप्रिसिएशन लगा ही नहीं सकते, क्योंकि सर 1 अप्रैल की बुक वैल्यू अपने पास गिवन है और अपन को 1 अप्रैल की ही WDV चाहिए। इट मीन सर डेप्रिसिएशन कोई घंटों वाइज थोड़ा लगेगा, आवर्स वाइज नहीं लगेगा। तो इट मीन सर अपनी जो WDV है वो इस केस में मशीनरी की कितनी होगी सर? 1 लाख होगी। तो अपन ने माना सर WDV 1 लाख है, तो सर इसको कंपेयर किससे करेंगे? विद द न्यू वैल्यू। और सर मशीनरी की न्यू वैल्यू कितनी है सर? 1,50,000। तो सर दोनों का डिफरेंस देखो सर, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया सर? 50,000। इट मीन सर अपनी 50,000 से अपनी क्या हो गई सर? 50,000 से सर अपनी क्या हो गई? अपनी 50,000 से सर अपनी जो वैल्यू है ऑफ असेट्स की वो बढ़ गई, और बढ़ गई तो सर अपन उसके अंदर क्या करते हैं सर? ऐड कर देंगे। तो सर ये जैसे देखो, जस्ट अ सेकेंड, कहां गया? तो सर अपन उसके अंदर क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो सर अपन क्या कर देंगे? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को क्या कर देंगे सर? अपन ऐड कर देंगे। तो देखो सर अपन ने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को ऐड कर दिया। फिर सर मशीनरी भी थी इस क्वेश्चन में। यस सर मशीनरी भी थी, वो फर्नीचर भी था। फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी है? वो है 20,000। अपन उसकी WDV निकालेंगे तो वही आएगी सर 20,000।
यस सर, क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन और गिवन बुक वैल्यू की डेट एक ही है, तो 20,000 कंपेयर किससे करेंगे, न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू कितनी है सर, 15,000, मतलब 5,000 से कम हो रही है तो रिवैल्यूएशन लॉस हो गया, तो अपन सर माइनस कर देंगे रिवैल्यूएशन लॉस को 5,000 को। आई बात समझ में? यस सर। फिर सर मैंने बताया था अगर आपके पास रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा तो सर सिंपल सी बात है एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आएगा, और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आएगा तो सर ये डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट भी तो समझाओ। क्यों नहीं समझाएंगे, समझाएंगे ना। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट भी अपन आपको समझाते हैं, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट भी। देखो सर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट भी समझाते हैं अपन आपको। तो डेप्रिसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, देखो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है। आपने छोटे बच्चे थे जब अपन ने सीखा था डेप्रिसिएशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो देखो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ये रहा डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट। क्या है ये डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, देखते हैं। डेप्रिसिएशन सर दो टाइप का है, एडिशनल भी होगा, सेविंग भी होगी। यस सर, एडिशनल होगा तो माइनस हो जाएगा और सेविंग होगी तो सर अपने ऐड हो जाएगा। ठीक है, वही केस अगर बाय है और वैल्यूड है। बाय है, मान लो मैं बोलता हूं 50,000 से मेरी मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई और डेप्रिसिएशन रेट 10% है, तो सर 50,000 का 10% 5,000 से मेरा एडिशनल डेप्रिसिएशन हो जाएगा, बात खत्म, इजी है ना। लेकिन सर कभी कभार वैल्यूड हो तो फिर क्या करना है, तो सर अपन को इस क्वेश्चन में देखना है अपने वैल्यूड है क्या है, तो सर वैल्यूड है इस क्वेश्चन में। अगर सर इस क्वेश्चन में वैल्यूड है तो फिर क्या तरीका अपनाएंगे, न्यू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय बचा हुआ टाइम। कितना टाइम बचा है, इट मीन सर पोस्ट पीरियड। कौन सा पीरियड सर, पोस्ट पीरियड। कौन सा पीरियड सर, पोस्ट पीरियड। ठीक है, यस सर। फिर क्या करना है सर, माइनस करना है। क्या करना है सर, माइनस करना है ऑलरेडी पहले से ही जो चार्ज्ड है डेप्रिसिएशन फॉर दैट पीरियड। फॉर दैट पीरियड इट मीन सर पोस्ट पीरियड के लिए, उस पोस्ट पीरियड के लिए पहले से ही कितना डेप्रिसिएशन चार्ज्ड है उसको माइनस कर देना। बताएं, बताओ सर। देखो इसके अंदर न्यू वैल्यू कितनी है सर, 1,50,000। न्यू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन की रेट कितनी है सर, 10%, 15,000। और इधर और इस क्वेश्चन में पोस्ट पीरियड कितना है सर, पोस्ट पीरियड तो सर पूरा की पूरा है, क्योंकि 1 अप्रैल को उसने एक्वायर कर लिया, तो एक्वायर करने के बाद का पूरा पीरियड ही उसका सर क्या होता है, पोस्ट होता है। तो सर पूरे के पूरे 12 महीने ही इसके लिए क्या होगा, पोस्ट पीरियड। तो इस क्वेश्चन में तो पूरा की पूरा पोस्ट पीरियड है। 1 अप्रैल को खरीद लिया तो 1 अप्रैल के बाद पूरा की पूरा पोस्ट पीरियड, तो मतलब 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय बचा हुआ पीरियड कितना है, 12 महीने, 12/12, इट मीन सर 15,000 का अपना डेप्रिसिएशन आ गया। जो पहली वैल्यू अपन लिखेंगे इधर कितना लिखेंगे सर, इधर 15,000। ठीक है सर, 15 के लिखेंगे। क्या माइनस करेंगे सर, क्या माइनस करना है अपन को, ऑलरेडी चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर दैट पीरियड, मतलब जो अपन ने पहले से डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है उस पीरियड के लिए। तो सर वो कैसे पता चलेगा, सर देखो मेरे पास जो गिवन वैल्यू थी वो थी 1,00,000 रुपए। बैलेंस शीट में जब सर मैंने बैलेंस शीट में वैल्यू देखी मशीनरी की होल्डिंग कंपनी के आने से पहले, तो सर मैं अगर देखता हूं तो वो सर थी 90,000। मतलब सर पहले से मैं कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुका हूं, 10,000 का। पूरे साल भर के लिए कर चुका हूं, यस सर पूरे साल भर के लिए कर चुका हूं। तो क्या सर जो उसने पूरे साल भर के लिए चार्ज करा है वो कौन सा पीरियड है, पोस्ट पीरियड है। तो सर मैंने यही तो कहा था कि ऑलरेडी चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर पोस्ट पीरियड, वो सर कितना है सर, 10,000 है। सर कितना है, 10,000 है। तो सर एक बात बताओ, अपन को सर कितना एडिशनल और डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, सर 5,000 और एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो सर 5,000 और एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो सर क्यों नहीं लगा रहे आप, लगाओ ना सर, अपन फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाओ, अपने 5,000 का जो है वो एडिशनल डेप्रिसिएशन लगा दो। और सर जब लगाएंगे तो फिर क्या है की दिक्कत, ये 5,000 का अपन ने एडिशनल डेप्रिसिएशन भी क्या कर दिया सर, माइनस कर दिया। अब सर लॉस होगा रिवैल्यूएशन में, तो सर सेविंग इन डेप्रिसिएशन भी कॉन्सेप्ट आएगा। यस सर, सेविंग इन डेप्रिसिएशन का भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो सर सेविंग इन डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट में क्या करना है सर, एक बात बताओ, वही चीज है, फर्नीचर की न्यू वैल्यू कितनी है, 15,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ परसेंटेज कितना है सर, 15%। सर 15,000 का अगर सर अपन 15% निकालते हैं तो सर कितना आता है अपने पास, सर आता है अपने पास 2250।
अप्रोक्स मेरे हिसाब से इतना आता है सर, 2250 आता है, 2250 आ गया। माइनस कर देंगे सर ऑलरेडी चार्ज डेप्रीशिएशन फॉर दैट पीरियड, इट मीन सर वो पूरे पोस्ट पीरियड के लिए। यस सर, तो इसकी अगर मैं ओपनिंग बुक वैल्यू देखता हूं तो सर 20,000 है, और सर अगर मैं बैलेंस शीट में देखता हूं तो बैलेंस शीट में इसकी सर 17,000 है। इट मीन सर 3,000 पहले से चार्ज हो रखा है और 2250 चार्ज करना चाहिए था। सर आप अगर उस फॉर्मूले में रखोगे, किस फॉर्मूले में सर, देखो इस फॉर्मूले में, किस फॉर्मूले में सर, इस फॉर्मूले में रखोगे, किस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में बताता हूं सर मैं आपको। अगर सर आप इस फॉर्मूले में रखोगे, इस फॉर्मूले में अगर सर आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो न्यू वैल्यू से कितना आया था सर, 2250 आया था। यस सर, और जो ऑलरेडी चार्ज डेप्रिसिएशन है वो सर उससे कितना आया सर, 3,000 आया। तो सर कितना होता है 750। तो सर 750 अपना क्या हो गया, एडिशनल हो गया या सेविंग हो गया सर, सेविंग हो गया क्योंकि लॉस है तो रिवैल्यूएशन लॉस पे सर सेविंग होगी। तो सर सेविंग अपन जोड़ देंगे, नहीं जोड़ देंगे, यस सर जोड़ देंगे। आई बात समझ में, यस सर आ गई सर समझ में, क्लियर हुआ। तो अपन को सर ऐसे ही इसमें रिवैल्यूएशन जो लॉस पे जो अपन को सर सेविंग पे जो डेप्रिसिएशन हुआ वो सर 750 अपन ऐड कर देंगे किसमें, पोस्ट पीरियड में। क्लियर हो गया। फिर सर अपन क्या करते थे सर, फिर अपन देखते हैं सर फॉर्मेट में, सोना के फॉर्मेट में सर ये हो गया, ये हो गया। अब स्ट्रीम का अगर कोई भी प्रॉफिट होता है तो सर अपन उसे माइनस कर देते हैं अनरियलाइज्ड को। क्या सर यहाँ पे देखा जाए, क्या यहाँ पे कोई सब्सिडी ने होल्डिंग कंपनी को कोई माल बेचा है क्या इस क्वेश्चन में, नो सर नहीं बेचा। तो मतलब सर ये एडजस्टमेंट अभी अपने लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। तो सर अपन ने क्या कर दिया सर, इधर का टोटल कर दिया और सर अपन ने इधर का भी टोटल कर दिया। तो इसका इधर आया, इसका इतना आया। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अब जो अपने पास प्री का टोटल आया है, प्री पीरियड का टोटल आया और जो पोस्ट पीरियड का टोटल आया है उसको सर अपन को क्या करना है, होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी में सर क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। होल्डिंग कंपनी कितना है सर 80%, तो सर सब्सिडी कंपनी कितना रखेगी सर 20%। लॉजिक है ना, ये 80% है तो ये 20% है। तो सर 1,85,000 का 80% निकालना, 1,85,000 का 20% निकालना, 55,700 का 80% निकालना और सर 55,700 का सर 20% निकालना। क्या सर आपको बात समझ में आई या नहीं आई? क्या सर आपको बात समझ में आती है या नहीं आती? यस सर। अगर ये बात समझ में आती है तो सर आपका स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट अब आपको पूरा ढंग से क्लियर हो जाना चाहिए। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सर मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट के बारे में पूरा सिखा दिया, मैंने आपको रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट सिखा दिया, मैंने सर आपको डेप्रिसिएशन का भी कॉन्सेप्ट सिखा दिया। अब अपन चलते हैं आगे के वर्किंग नोट्स पे जो अपने काम आएंगे कि सर अब आगे क्या करना होता है। वर्किंग नोट नंबर 1 सीखने में अपन ने रिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन को सीखा। तो अब सर अब जब अपन आगे वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3 एंड वर्किंग नोट नंबर 4 सीखेंगे तो अपन को और क्या क्या चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो सर अब अपन वर्किंग नोट नंबर कौन सा सीखते हैं, वर्किंग नोट नंबर अब अपन 2 सीखते हैं। सर अब क्या निकालना होता है सर अपन को, सर इसमें सबसे पहले फिर सर अपन को निकालना होता है ये नहीं सर, ये थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में सर थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। अपन सीखते हैं सर वर्किंग नोट नंबर 2। हाँ सर अपन को सीखना है वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या है सर, कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस की आपको क्या करनी है सर, कैलकुलेशन करनी है। रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन कैसे करोगे सर, आपको क्या करना है, होल्डिंग कंपनी में कितना रिजर्व एंड सरप्लस है वो लिखना है। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब सर प्रॉफिट लॉस फिक्टिशियस असेट सब माइनस कर कुरा के सब जोड़ जोड़ा के जो भी होल्डिंग कंपनी का है गिवन बैलेंस शीट में वो सर आपको इधर लिखना है। उसके अंदर सर आपको पोस्ट शेयर ऐड करना है ऑफ एच लिमिटेड का, मतलब होल्डिंग कंपनी का सर आपको क्या ऐड करना है, पोस्ट शेयर ऐड करना है। उसमें सर माइनस करना है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, वो भी सर डाउन स्ट्रीम का। सर यहां पे आप बढ़िया वर्ड आया सर डाउन स्ट्रीम। अपन ने स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट में अप स्ट्रीम का प्रॉफिट ऑन माइनस करा था स्टॉक वाला, सर यहां पे अपन को डाउन स्ट्रीम मतलब सर जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी को माल बेचेगी तो जो भी उस पे प्रॉफिट होगा एज इक्वल टू द स्टॉक वो अपन को माइनस करना होगा। फिर माइनस करना होगा सर क्या अपन को,
प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो अपन ने सर रॉन्गली ट्रीट कर दिया है। इट मींस कि सर कभी कभार क्या होता है, जो भी मुझे डिविडेंड मिलता है प्री पीरियड का, वो मेरी इनकम नहीं होती, उसकी एंट्री जो एक्चुअली में होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी सर बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बट सर अपन क्या कर देते हैं, अपन कर देते हैं सर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, और डिविडेंड अकाउंट को डाल देते हैं पीएनएल अकाउंट में, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, तो सर ये रॉन्ग ट्रीटमेंट कर दिया मैंने। तो सर जो भी मैं रॉन्ग ट्रीटमेंट करूंगा ऐसे डिविडेंड का, मतलब सर अगर मैं ऐसे डिविडेंड को पीएनएल अकाउंट में लेकर जाऊंगा तो वो मेरी गलती है, और वो गलती होगी तो सर अपन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और कितना शेयर माइनस करना पड़ेगा सर, एच लिमिटेड का शेयर माइनस करना पड़ेगा। जितना भी एच लिमिटेड का शेयर है उस प्री एक्विजिशन डिविडेंड में वो माइनस करना पड़ेगा। एच है, एच फिर एच है, ये एच मतलब सर होल्डिंग कंपनी का अपन को शेयर माइनस करना पड़ेगा। आई बात समझे। और सर अपन के पास क्या आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन आ जाएगी। क्लियर। अब देखते हैं सर अपन इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में कैसे होगा। ठीक है सर, इस क्वेश्चन में देखने से पहले सर मैं अपना सॉल्यूशन निकाल लेता हूं, फिर सर अपन इसको देखते हैं। आई बात समझ में। यस सर, क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। क्लियर हो गया। यस सर, समझ में आ गया है। मैं इसका सर एक स्क्रीनशॉट भी खींच देता हूं ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं आए, आपको समझने में आसानी हो चीज को। यहाँ पे ये सर ये आ गया इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको हेल्पफुल होगा जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है सर। अब तो सर अपन बात करते हैं आगे। ठीक है, इस क्वेश्चन की जो अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एग्जांपल नंबर 7, उसको अपन सर पूरा सॉल्व करेंगे। उसमें अपन ये वाला वर्किंग नोट भी देखते हैं कि ये वाला वर्किंग नोट कैसे बना है। देखिए सर। यस, तो सर वो कहां गया वर्किंग नोट सर, रुक जाओ सर जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो देखते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस इस क्वेश्चन के अंदर। तो सर मैंने क्या फॉर्मेट बताया था सर, मैंने फॉर्मेट बताया था आपको, ये फॉर्मेट बताया था होल्डिंग कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस। होल्डिंग कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस देखना है पहले अपन को। तो सर अपन इस क्वेश्चन में देखते हैं कि होल्डिंग कंपनी का कितना रिजर्व एंड सरप्लस है। अपन इस क्वेश्चन में देखते हैं सर होल्डिंग कंपनी का कितना रिजर्व एंड सरप्लस है। ये होल्डिंग कंपनी है सर, इसका रिजर्व एंड सरप्लस कितना है सर, इसका रिजर्व एंड सरप्लस है सर 3 लाख रुपए। कितना है सर, 3 लाख रुपए। तो सर अपन इस क्वेश्चन में क्या करेंगे सर, इस क्वेश्चन में अपन ये 3 लाख रुपए यहां लिख देंगे होल्डिंग कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस। यस सर। उसके बाद अपन को सर इसमें क्या ऐड करना होता है सर, ऐड करना होता है पोस्ट शेयर ऑफ एच लिमिटेड। पोस्ट शेयर ऑफ एच लिमिटेड। तो सर पोस्ट शेयर कितना है सर एच लिमिटेड का, देखते हैं सर पोस्ट शेयर ऑफ एच लिमिटेड। सर ये पोस्ट वाला कॉलम है। यस सर। और इस पोस्ट वाले कॉलम में सर एच लिमिटेड का शेयर कितना है सर, 44,600। 44,600 मतलब सर 44,600 सर अपन इसमें ऐड कर देंगे। यस सर। फिर क्या देखते हैं सर, फिर देखते हैं सर अपन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक डाउनस्ट्रीम का इस क्वेश्चन में नहीं है, डिविडेंड इस क्वेश्चन में नहीं है। तो मतलब सर ये दो ही चीजें हैं इस क्वेश्चन में जो अपन ने कर ली है। और अपना सर जो रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन है वो सर कितनी आ गई है, 3,44,600 अपनी रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन आ गई है। क्या यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, आ गई है। अब बात करते हैं सर अपने अगले वर्किंग नोट पर। वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है अपना अगला वर्किंग नोट भी। वो वर्किंग नोट कौन सा है सर, बहुत सिंपल है वर्किंग नोट। वो वर्किंग नोट है सर अपना माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कौन सा है सर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वर्किंग नोट है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब होता है सर कभी कभार क्या होता है, होल्डिंग कंपनी 80% शेयर एक्वायर कर लेती है, तो जो 20% बचते हैं अपन उसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहते हैं। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए सर क्या करना होता है, आपको जो सब है, सब मतलब सब्सिडी कंपनी का प्री शेयर कितना है, सब्सिडी कंपनी का पोस्ट शेयर कितना है, और उसके अंदर सर आपको पूरी की पूरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जोड़नी है सर किसकी, ऑफ सब्सिडी कंपनी की। सर आपको सब्सिडी कंपनी की, अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी सब्सिडी कंपनी की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन हो, कभी भी सर आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन हो सब्सिडी कंपनी के, तो सर वो भी आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो सर आपके पास क्या आ जाएगा सर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अपन को सब्सिडी कंपनी की अगर अपन को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन हो तो वो पूरी की पूरी अपन को माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में जोड़नी है। तो अब आपको लॉजिक समझ में आ गया कि अपन ने स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट में इक्विटी शेयर कैपिटल ही क्यों लिखा था, क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का पार्ट होती है ऑफ अ सब्सिडी कंपनी की। क्लियर? यस सर। अब अपन चालू करते हैं। मैं इसका भी आपको एक बार स्क्रीनशॉट खींच लेता हूं ताकि आपको ये दिक्कत ना आए।
ताकि सर आपको इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को सीखने में। ठीक है, यस सर। तो अपन अब देखते हैं सर अपना कॉन्सेप्ट कि एग्जाम्पल नंबर 7 में कैसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं सर। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 7 का सॉल्यूशन। आई थिंक ये रहा एग्जाम्पल नंबर 7 का सॉल्यूशन। नो सर, ठीक है सर, ये आ गया अपने एग्जाम्पल नंबर 7 का माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। पहले क्या था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी कैसे करनी है सर, सब्सिडी कंपनी का प्री शेयर देखना है, सब्सिडी कंपनी का पोस्ट शेयर देखना है, दोनों को ऐड करना है, यही था। यस सर। क्या अपने पास यही आया है? मैं सर एक बार इसका भी आपको स्क्रीनशॉट खींच लेता हूं ताकि आपको सर इजी हो जाए एक तरीके से कि ये कैसे हुआ था, इसको समझने में आपको इजी हो जाएगा। ये देखो सर, अपनी कैलकुलेशन ये रही, ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की। अब देखते हैं सर अपन इसके अंदर कैसे सब्सिडी का प्री शेयर आया, कैसे सब्सिडी का प्री शेयर नहीं आया। या ये रहा, मैंने क्या बोला सर, अपन को क्या करना होता है सर, सब्सिडी कंपनी का प्री शेयर में सब्सिडी कंपनी का पोस्ट शेयर जोड़ना होता है और उसके अंदर पूरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जोड़नी होती है सब्सिडी कंपनी की। तो सर सब्सिडी कंपनी का प्री शेयर, सब्सिडी कंपनी का पोस्ट शेयर, दोनों को ऐड कर दिया। यस सर, दोनों को ऐड कर दिया अपन ने यहाँ पे। और अपन को सर इसमें और क्या जोड़ना होता है सर, अपन को जोड़ना होता है, और सर अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो सर, पूरी की पूरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी जोड़नी होती है। क्या जोड़नी होती है सर, पूरी की पूरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो सर क्वेश्चन में देखते हैं क्या अपन को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है क्या सब्सिडी कंपनी की। नो सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन नहीं है सब्सिडी कंपनी की। तो अपने पास जो होगी, अपने पास जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा वो सर कितना होगा, 48,150। क्या आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना भी समझ में आया? यस सर। अब अपन चलते हैं अपने लास्ट वर्किंग नोट पे सर। जो अपना लास्ट वर्किंग नोट है सर, जो अपना लास्ट वर्किंग नोट होता है वो है सर अपना कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व वाली, ठीक है सर। तो चले, यस सर, ये रहा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड रिजर्व, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। अगर होल्डिंग कंपनी किसी कंपनी में शेयर खरीदती है तो वो देखती है कि उसके बदले में उसको कितना मिल रहा है। अगर 10 रुपए के शेयर खरीदे, अगर उसको 12 रुपए मिल रहे हैं तो मतलब 2 रुपए का प्रॉफिट है, मतलब कैपिटल रिजर्व है। 10 रुपए का शेयर खरीदा और 8 रुपए मिल रहे हैं, मतलब सर उसको 2 रुपए कंपनी की गुडविल को पे करने में लगे, सब्सिडी कंपनी की, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट कितना किया है एच लिमिटेड ने वो लिखेंगे, माइनस कर देंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो रॉन्गली है, उसमें भी सर किसका, एच का शेयर, एच का शेयर, एच का क्या करना है सर, अपन को शेयर माइनस करना है प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो रॉन्गली ट्रीट हुआ है, उसके अंदर एच लिमिटेड का शेयर निकालना है, फिर माइनस करना है, क्लियर। और उसमें क्या फिर माइनस करना है सर, अपन को प्री शेयर ऑफ एच लिमिटेड माइनस करना है। और क्या माइनस करना है सर, अपन को प्री शेयर ऑफ एच लिमिटेड माइनस करना है। अपन इसका भी सर प्रिंट स्क्रीन खींच लेते हैं ताकि सर अपन को ये जब अपन कॉन्सेप्ट करें तो अपन को समझ में आ जाए, ठीक है सर। ये रहा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला सर अब आप सबको विजिबल है? यस सर। अब अपन बात करते हैं सॉल्यूशन पे कि एग्जांपल नंबर 7 पे ये फॉर्मूला कैसे यूजफुल होगा। एग्जांपल नंबर 7 पे देखते हैं सर, एग्जांपल नंबर 7 पे जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं सर अपन को क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या फिर अपन को कैपिटल रिजर्व। उसकी कैलकुलेशन करने के लिए क्या बोला मैंने सर, देखो क्या लिखा हुआ था, इन्वेस्टमेंट कितना किया है एच लिमिटेड ने, ठीक है, यही है। तो अब अपन को क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि सर कितना इन्वेस्टमेंट करा है एच लिमिटेड ने। देखो सर एच लिमिटेड ने जो इन्वेस्टमेंट करा है वो करा है सर कितने का, 1,50,000 का, जो कि सब्सिडी कंपनी में गिवन होगा। सब्सिडी सॉरी ये नहीं, कितने का करा है सर, 1,60,000 का। ये देखो ना, शेयर इन एस लिमिटेड जो कि अपनी होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा ना, होल्डिंग कंपनी के लिए एक असेट हो गई ना, तो असेट साइड भी दिखाएगा वो कितना, 1,60,000। आइए बात समझ में, जैसे सर 1,60,000 का जो इन्वेस्टमेंट है वो सर जो एच लिमिटेड ने करा है उसमें से क्या माइनस कर देंगे सर, माइनस करने की बात कहाँ हुई थी सर, देखो ना सर क्या लिखा हुआ था, प्री एक्विजिशन डिविडेंड अपनी क्वेश्चन में नहीं है, फिर प्री शेयर ऑफ एच लिमिटेड माइनस करना है,
तो देखते हैं सर प्री शेयर ऑफ एच लिमिटेड कितना था सर। प्री शेयर ऑफ एच लिमिटेड जो था सर अपने पास, प्री शेयर ऑफ जो एच लिमिटेड था वो था सर अपने पास कितना था। प्री शेयर ऑफ एच लिमिटेड था सर अपने पास, ये रहा प्री शेयर ऑफ एच लिमिटेड था सर अपने पास कितना 1,48,000। वो सर अपन को क्या करना होता है, माइनस करना होता है, माइनस करना होता है। ठीक है सर, तो 1,48,000 अपन माइनस कर देंगे किस में से, 1,60,000 में से, 1,60,000 में से अपन क्या कर देंगे सर, वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये देखा सर अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, 1,48,000 को क्या कर दिया सर, माइनस कर दिया। तो जो 12,000 है सर ये पॉजिटिव फिगर है। पॉजिटिव फिगर का मतलब हो गया सर ये एक अपनी क्या है, गुडविल है। क्या यहाँ तक की बात समझ में आई सर? अगर ये बात समझ में आ गई है तो चारों वर्किंग नोट आपके खत्म हो चुके हैं। आपका ये एग्जांपल नंबर 7 भी खत्म हो चुका है। चाहे से सर आप देख लीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूं आईसीआई की बुक का सॉल्यूशन, जूम करके थोड़ा सा, ताकि हर एक बच्चे को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। क्या सर अपने पास रिजर्व सरप्लस की कैलकुलेशन इतनी आई थी? यस सर, इतनी ही आई थी। क्या सर मॉनेटरी इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है क्या वो सर अपने इतनी ही आई थी? यस सर, इतनी ही आई थी। क्या सर अपने पास जो गुडविल है, इंटेंजिबल असेट की कैलकुलेशन क्या सर अपने पास इतनी आई थी? यस सर, इतनी आई थी। 3 वर्किंग नोट के आंसर आपको मिल चुके हैं। चौथा वर्किंग नोट मतलब वर्किंग नोट नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट के कारण ये तीनों वर्किंग नोट बने। तो सर क्या आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया है? यस सर, पूरा समझ में आ गया है। सर एक बात और बता दो सर, इस बैलेंस शीट को बनाने में सर कोई दिक्कत नहीं है। आपको बैलेंस शीट यूं की यूं गिवन है, आपको क्या करना है सर, अब बैलेंस शीट बनाने की तरीके सुन लो जो सर, कुछ नहीं करना। देखो शेयर कैपिटल एच लिमिटेड की ही लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखना। शेयर कैपिटल में हमेशा एच लिमिटेड ही लिखेंगे। कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाने के कुछ नियम है, मैं बोले जा रहा हूं, लिखते चलना। शेयर कैपिटल ओनली होल्डिंग कंपनी की ही लिखेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस की जो अमाउंट है वो हम वर्किंग नोट नंबर 2 से उठाएंगे। फिर उसके बाद अपन करंट लायबिलिटी लिखने से पहले सर हम मॉनेटरी इंटरेस्ट लिखेंगे, जिसकी कैलकुलेशन सर हम वर्किंग नोट नंबर 3 से उठाएंगे। फिर सर हम करंट लायबिलिटी लिखेंगे। करंट लायबिलिटी में सर हम होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी के अमाउंट्स को जोड़ देंगे, और अगर कोई भी म्यूचुअल डेब्ट होगा तो सर उसको माइनस कर देंगे। आई बात समझ में? यस सर। फिर असेट साइड के भी कुछ नियम लिख लो सर, कुछ रूल्स बता रहा हूं, लिख लो कि जो भी, फिर सर नॉन करंट असेट के लिए बता रहा हूं सर। सबसे पहले नॉन करंट असेट में सर जो फिक्स असेट है उसके लिए बताता हूं क्या रूल है। रूल लिख लेना, होल्डिंग कंपनी की गिवन बैलेंस शीट में वैल्यू, सब्सिडी कंपनी की गिवन बैलेंस शीट में वैल्यू, प्लस माइनस करना है रिवैल्यूएशन लॉस या प्रॉफिट, प्लस माइनस करना है एडिशनल डेप्रिसिएशन या सेविंग इन डेप्रिसिएशन, तो सर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सर एक बार करके बताओ सर, ऐसे समझ में नहीं आया तो सर अपने पास मशीनरी और फर्नीचर के बारे में गिवन था। यस सर, मशीनरी कितनी थी सर? 3 लाख रुपए की। मशीनरी कितने की थी सर अपने पास? 3 लाख रुपए की। फिर मैंने क्या बोला सर, इसके अंदर इस गिवन बैलेंस शीट की वैल्यू को भी जोड़ दो। कितना हो गया सर? 3,90,000। 50,000 का मेरा रिवैल्यूएशन हुआ था मशीनरी में, देखो जरा। यस सर, अपनी कॉपी में। यस सर, तो कितना हो गया? 4,40,000। माइनस करेंगे सर एडिशनल डेप्रिसिएशन 5,000 का, तो सर कितना हो गया? 4,35,000। आप देख सकते हो सर, क्या आपके पास जो है वो इतना ही आया है? यस सर, 4,35,000। 4 लाख कितना हो गया? 4,35,000 आपकी क्या हो गई सर? मशीनरी हो गई। यस सर, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है सर? ऐसे ही फर्नीचर का। यस सर, फर्नीचर के लिए क्या करना है सर? 1,50,000 और 17,000 कितना हो गया सर? 1,67,000। तो सर वही बोला मैंने आपको, कितना हो गया? 1,50,000 प्लस 17,000, क्योंकि दोनों की गिवन बैलेंस शीट वैल्यू जोड़ देंगे फर्नीचर के केस में भी। यस सर, उसमें क्या लॉस हुआ था 5,000 का, तो लॉस माइनस कर देंगे, और सेविंग इन डेप्रिसिएशन है तो वो ऐड हो जाएगा 750। तो सर अपने पास कितना आ जाएगा? 1,62,750 आ जाएगा फर्नीचर, और मशीनरी की वैल्यू हो जाएगी 4,35,000। और सर जब अपन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 5,97,750। और सर ये रही गिवन शीट में वैल्यू। आई बात समझ में? मतलब सर कैसे दिखानी है आपको असेट की वैल्यू? दोनों की गिवन बैलेंस शीट की वैल्यू जोड़ना, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को ऐड करना, रिवैल्यूएशन लॉस को माइनस करना, एडिशनल डेप्रिसिएशन को माइनस करना, सेविंग इन डेप्रिसिएशन को ऐड करना।
क्लियर। और सर जो भी इंटेंजिबल एसेट होगी आप इंटेंजिबल एसेट को सर दिखा देना। फिर सर एक और बात ध्यान रखना, एसेट साइड में बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को बनाते समय अगर कोई म्यूचुअल डेब्ट है तो वो आपकी करंट एसेट में से भी माइनस होगा। और दूसरी बात, जो भी होल्डिंग कंपनी इन्वेस्ट करती है सब्सिडी कंपनी में, तो सर आप उस चीज को भी एलिमिनेट कर देना, उस चीज को भी मत लिखना। यहां तक की बात समझ में आई? यस सर, आ गई। तो सर इसी के साथ आपका आज एग्जाम्पल नंबर 7 खत्म होता है। और सर अब अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ना भूलें ये चैनल सिर्फ आपके लिए है और आपके लिए है। धन्यवाद सर।